प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व के व्याख्यान 3 में आपको ले चलती हूँ। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं। पिछली पहली कक्षा में मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाया था कि ऑक्सीजन को कैसे बनाते हैं और ऑक्सीजन के गुण क्या हैं और उसकी अभिक्रिया क्या है। इसके साथ ही मैंने आपको फास्फोरस के बारे में, फॉस्फीन के बारे में भी बताया था। अब आज का चर्चा का मेन विषय ओजोन बनाने की विधियाँ, सल्फर के अपरूप, सल्फर डाइऑक्साइड संपर्क प्रक्रिया और लेड कक्ष विधि। अब ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन जो आपका है वो ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। इसका अणुसूत्र है O3। देखिए ये एक ट्राइएटॉमिक है, ये एक ट्राइएटॉमिक है, मतलब देखिए O3 है, 3 है, इसलिए इसे हम ट्राइएटॉमिक कहते हैं, जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये बता दिया मैंने कि ऑक्सीजन का एक अपरूप है। और पराबैंगनी प्रकाश की जो किरणें होती हैं, आपका जो वायुमंडल है 25 किलोमीटर वायुमंडल से अगर आप धरती से ऊपर देखोगे तो ओजोन की एक परत होती है। उस ओजोन की परत में क्या होती है कि जो यूवी प्रकाश होता है वो हमारे धरती पर आ नहीं पाता है, ठीक है। तो पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन से ही ओजोन का निर्माण होता है। अगर वो ओजोन परत या ओजोन लेयर ना बने तो ये धरती तक हमारी ओजोन क्या होगा, ये पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी और हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं तो हम लैब में कैसे ऑक्सीजन को बनाते हैं कि हम ऑक्सीजन ले लें और विद्युत विसर्जन कर दें उसका, ठीक है। विद्युत विसर्जन कर दें तो हमें ओजोन मिल जाएगा। और इस अभिक्रिया में देखिए जो आपकी ऊर्जा है वो क्या कर रही है, या ऊष्मा है वो निकल रही है, यानी आपकी डेल्टा H की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब प्रयोगशाला में ही ओजोन को तैयार करने के आपके 2 प्रमुख मतलब क्या है, मेथड्स हैं या विधि हैं। एक सीमैन के ओजोनाइज़र द्वारा और एक ब्रॉडी के ओजोनाइज़र द्वारा। अब सीमैन ने क्या कहा, सीमैन का ओजोनाइज़र क्या था कि इसमें क्या होंगी, आपकी 2 समकेंद्रित शीशे की नलियां होंगी जो एक सिरे पर जुड़ी हुई होंगी। और इन दोनों नलियों को क्या होगा, टिन की पतली चादर मड़ी होगी। देखिए ये क्या है, आपकी 2 समकेंद्रित नलियां हैं जो बताया था शीशे की। अब यहाँ पे देखिए टिन फॉल यानी टीन की चादर है। अब इस टीन की चादर को अब प्रेरण कुंडली से, देखिए इसमें लिखा हुआ है, टीन की चादरों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। और प्रेरण कुंडली जो होती है हाई वोल्टेज सोर्स यानी उच्च विभव को यहाँ देती है, जिससे कि विद्युत विसर्जन इन नलियों में क्या होता है, शुष्क ऑक्सीजन अगर धीरे धीरे प्रवाहित करोगे और साथ में ही विद्युत विसर्जन प्रवाहित करोगे, इलेक्ट्रिक कहते हैं करंट, या डिस्चार्ज करोगे, तो आपका जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में बदल जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ शुष्क ऑक्सीजन जा रही है और यहाँ आप क्या कर रहे हो, आपको ओजोन मिल रही है। दूसरा क्या है, ब्रॉडी का ओजोनाइज़र द्वारा। ये एक यू आकार की नली होती है कि ये देखिए यू आकार की नली है, एक चौड़ा सिरा है और एक पतला सिरा है। चौड़े सिरे पर देखिए एक परख नली लगी हुई है, देखिए चौड़े भाग में एक परिख नली लगी हुई है। इस चौड़े भाग को हम क्या करते हैं, देखिए एक पात्र में रखते हैं जिसमें आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। पात्र तथा परख नली में एक प्लेटिनम का तार, देखिए प्लेटिनम का तार भी लगा हुआ है, जिसे प्रेरण कुंडली से जोड़कर फिर वही विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि आपकी शुद्ध ऑक्सीजन क्या होती है, ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों विधियों से हम क्या कर सकते हैं, ओजोन को बना सकते हैं। और ओजोन जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन से बनता है। ओजोन के गुण, ये एक पीली नीली गैस है, पानी में घुलनशील है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जैसे अक्रिय अध्रुवी मतलब नॉन पोलर, जिसमें पोलैरिटी डेवलप भी ना हो, विलायक में ये क्या है, बहुत अधिक क्या है, घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। और जो अक्रिय होंगे उसमें ये है 80 केल्विन से नीचे के तापमान ये एक बैंगनी काला ठोस बना लेगी। अगर इस ताप से नीचे करोगे तो बैंगनी काला ठोस बन जाएगा।
ओजोन ऑक्सीजन की तुलना में एक शक्तिशाली, ऑक्सीजन तो है ही है लेकिन उससे भी ये ज़्यादा क्या है, ऑक्सीकरण एजेंट यानी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण को ये करेगा। अब आप बात करते हो ओजोन की अभिक्रियाओं की, तो परऑक्साइड के साथ ओजोन अभिक्रिया करता है, बेरियम परऑक्साइड के साथ बेरियम ऑक्साइड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो पानी और ऑक्सीजन। अभी क्या करेगा, हर में ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, निकालेगा, रिमूव करेगा। पोटेशियम आयोडाइड के साथ करोगे तो KOH आयोडीन गैस, और फिर देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है। अब इसी ओजोन के आपने गुण देखे, अब उपयोग भी तो है तेल का विरंजन करने पर, ठीक है। विरंजन मतलब उड़ाना उसके उस कलर को, स्टार्च के लिए किया जाता है। कृत्रिम रेशे जो आपका कपास होता है, कृत्रिम कपास के निर्माण में या रेशम के निर्माण में किया जाएगा। और पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी अगर इसको हम ले लें तो ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में ये उपयोग किया जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन आपका वर्ग 17 के ही, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही हैं, दोनों ही तत्व क्या हैं आपके, वर्ग 16 के हैं। आपने ऑक्सीजन पढ़ा और ओजोन पढ़ा, अब सल्फर भी, इसका परमाणु क्रमांक क्या है आपका 16। 16 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 2p6 3s2 3p4। मैंने आपको क्या कहा था कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ns2 np4 होगा। तो आखिरी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षक में प्रवेश कर रहा है, तो p समूह के तत्व या p ब्लॉक के तत्व ये होंगे। और सल्फर अब यह आता है तो सल्फर के भी देखिए दो अपरूप हैं आपके ऑक्सीजन की तरह। एक आपका आपने सुना होगा इंग्लिश में रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक यानी अल्फा एंड बीटा या विषम लंबाक्ष। देखिए ये देखिए क्राउन की तरह है, रानी का जैसे मुकुट होता है या राजा का मुकुट जो पहने होते हैं उस तरीके से ये होता है, तो ये विषम लंबाक्ष। और ये मोनोक्लिनिक एक ये लेयर एक नताक्ष, इसे एक नताक्ष कहते हैं। अब सल्फर आपका हाइड्रोजन में प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन सल्फाइड पहला आपका मुख्य यौगिक। अब इस गैस को आप कैसे बनाते हो, ये अकार्बनिक है यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल में भी बच्चों आप इसको यूज़ करोगे। अणुसूत्र है H2S। अब प्रयोगशाला, मैंने कहा ना प्रयोगशाला में लैब में हम इसे बनाते हैं और कहते हैं जिसे हम ग्रुप एनालिसिस, समूह का विश्लेषण करते हैं, या आप उसमें वर्ग का प्रैक्टिकल करोगे पहले दूसरे तीसरे, तो दूसरे और चौथे समूह का ये क्या है ग्रुप रिएजेंट है या समूह अभिकारक अभिकर्मक है। ये प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाना है तो हम लोग बनाते हैं, हम क्या करते हैं कीप सेपरेटस या कीप उपकरण लेते हैं। इस कीप उपकरण में हम फेरस सल्फाइड डालते हैं और डाइल्यूट या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। तो आपको गुणात्मक विश्लेषण मैंने बताया कि प्रैक्टिकल करने में हम गुणात्मक का क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव नॉट अ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इसका उपयोग करते हैं और जिस उपकरण का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा कीप सेपरेटस। अब यहाँ देखिए यहाँ से आपकी H2S गैस निकलेगी और फिर आप जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी प्रयोग करोगे उसको इसमें यूज़ करोगे। अब प्राप्त करने के लिए अगर उबलते हुए सल्फर में हाइड्रोजन डाल दोगे बच्चों तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको मिल जाएगी। शुद्ध गैस को क्या है एंटीमनी सल्फाइड है, उसको HCl सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करोगे तो आपको एंटीमनी क्लोराइड और पानी मिलेगा। अब इसके भौतिक गुण देख लीजिए। भौतिक गुण, रंगहीन गैस है, या आपका देखोगे कि रंगहीन गैस है। जलीय घोल बिना सुगंध के रंगहीन होता है। गलनांक -82 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक -60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी में थोड़ा घुलनशील है, जो इस विलायक के सिर्फ 4 ग्राम प्रति लीटर 20 डिग्री को में भंग करने में सक्षम है। ये पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं है, थोड़ा ही घुलनशील है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देख लीजिए कि अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सल्फर को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, सल्फर जो होगी वो नीली ज्वाला के साथ में क्या होगी, जलेगी। फिर अगर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा डाल दो तो पानी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। अब ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा के द्वारा ये कैसे वियोजित होते हैं। तो अगर आप इन्हें 583 के ऊपर गर्म करोगे तो ये वियोजित होकर आपकी हाइड्रोजन और सल्फर को दे देंगी। और अगर
ताप बढ़ा दो तो ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगी यानी टूट जाएंगी। अब इसके जलीय विलयन की बात करो, ठीक है। अब इसके जलीय विलयन की बात करोगे तो ये एक दुर्बल मतलब कमज़ोर द्विभाषमिक अम्ल की तरह, देखिए ना दुर्बल है क्योंकि हाइड्रोजन आयन को ये इजीली नहीं देगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। अब धातु सल्फाइडों का अवक्षेपण अम्लीय क्षारीय माध्यम में, यह लवण आपका विलयनों से विशिष्ट रंगों युक्त धातु सल्फाइड को क्या करेगा, देखिए अपक्षेपित कर रहा है। ये आपका HgCl2 है, देखिए इसका सल्फाइड ये मुक्त करेगा कॉपर सल्फेट के साथ में, कॉपर सल्फाइड दे देगा, मैग्नीज क्लोराइड के साथ मैग्नीज सल्फाइड अवक्षेपित कर देगा। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की H2S पढ़ लिया हमने, अब हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, लैब में कैसे बनाएंगे, देखिए कि हमने गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है, इसमें हमने ऊपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, सांद्र सल्फ्यूरिक कॉपर की टर्निंग्स यानी कॉपर की छीलन को डाला है, तो देखिए कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। और इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप यहाँ पे गैस जार में क्या करोगे, एकत्रित कर लोगे। तो हम लैब में क्या कर सकते हैं, आसानी से या इसे बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए वो सांद्र होना चाहिए और कॉपर टर्निंग्स आपको उपलब्ध हो जाएंगी लैब में। ऑक्सीजन के साथ भी आप क्या करके अभिक्रिया करके S+O2 सल्फर के साथ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, और औद्योगिक विधि ये आपका क्या है, फेरस सल्फाइड है आपका FeS2 है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपका ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी देखिए आपको मिल रही है। संरचना की बात करो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया है NH2 NP4 यानी 3s2 3p4, 6 आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अष्टक पूरा करना है, अष्टक को पूरा करने के लिए देखिए आपके 2 डबल बॉन्ड बने और एक कल युग्म यानी लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप कोण की बात करो तो ये एक वी शेप या इसका कोण जो होगा 119 डिग्री होगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड के महत्वपूर्ण गुण की बात करें तो अपचायक गुण। अपचायक गुण का मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये खुद क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। अपचायक है दूसरे को, अपचायक का खुद का ऑक्सीकरण हो तो दूसरे के लिए ये अपचायक का कार्य करेगा। देखने का है कि KMnO4 जब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, अम्लीकृत, तो आपका पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नीज की KMnO4 में कितनी है ऑक्सीकरण संख्या, +7, और यहाँ पे +5 हो रही है। +7 से +5 का होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, नहीं उसका अपचयन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपचायक सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो एक अपचायक का कार्य कर रहा है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करो, उसका क्या होगा, विलयन को लोगे तो ये हरा कर देता है। ये देखिए आपका क्रोमिक सल्फेट मिलता है आपको, ठीक है, क्रोमियम सल्फेट मिलता है, तो जो क्रोमियम सल्फेट होता है वो हरे रंग का होता है। अब हेलोजन को संगत हेलोजन अम्ल से ये अपचयित कर देता है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये क्या करेगा, HCl बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन आयोडाइड, या फेरिक लवणों को भी फेरस में, फेरिक मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +3 होगी, +3 को +2, कहने का मतलब ये है कि ये अपचायक गुण मतलब दूसरे को क्या करेगा, ये अपचयित करेगा, दूसरे को ये अपचयित कर देगा। तो देखिए फेरिक सल्फेट से फेरस सल्फेट बन रहा है, इधर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है और FeSO4 में इसकी क्या है, +2 है। अब फेरिक क्लोराइड से भी ये क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या से हम ये निकाल सकते हैं कि ये उन लवणों को अपचयित कर देता है। अब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या विरंजक, विरंजक देखिए, विरंजक मतलब कलर का या रंग का उड़ना। तो नमी की उपस्थिति यानी पानी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस विरंजक की भांति रंगीन पुष्प, पत्तियों तथा वनस्पति के रंगों से रंगे कपड़ों को ये रंगहीन कर देती। कैसे करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगी और नेसेंट ऑक्सीजन को देखिए निकाल देगी। अगर हम देखें कि अगर आपका कलर मैटर है, रंगीन पदार्थ है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो उसे रंगहीन कर देगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड आपके सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं
उनके ऑक्सी अम्ल, सल्फर के आपके ये ऑक्सी अम्ल क्या है, देखिए अलग अलग हैं कि H2SO3 को आप क्या कहोगे। जो हम बात करते हैं सल्फर के ऑक्सो अम्लों की, ऑक्सो अम्ल यानी पहला सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, इसमें देखिए 2 OH बंध हैं और S और O के बीच में एक द्विबंध है। सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4, इसमें 2 OH बंध और 2 आपके क्या हैं, द्विबंध हैं ऑक्सीजन के साथ में। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O3, इसमें देखिए कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि सल्फर सल्फर बंध इसमें उपस्थित होगा। डायथायोनस एसिड या अम्ल H2S2O4, इसमें देखिए सल्फर ऑक्सीजन द्विबंध हैं, ठीक है, और OH आपके भी 2 बंध हैं। थायोनिक एसिड, डायथायोनिक एसिड H2S2O5, इसमें देखिए सल्फर ऑक्सीजन के 3 द्विबंध हैं और 2 OH बंध हैं। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बच्चों, जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक आपका अम्ल है। देखिए ये रसायनों का राजा कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल। इसकी संरचना देखिए H2SO4। अब सल्फर के आपको पता है कि 6 आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी जो संरचना है आपकी समचतुष्फलकीय है। देख लीजिए यहाँ पे 2 ने तो डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ 2 ने यहाँ बना दिए, 4 हो गए, 5 और 6, एक एक इलेक्ट्रॉन ने OH के साथ बंध बना लिया। तो ये आपकी इसकी संरचना हो गई और इसका उपयोग लगभग सभी प्रकार के उद्योगों में किसी न किसी रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब हम बनाने की विधि की बात करें तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के भी लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली है संपर्क प्रक्रिया और दूसरी है लेड कक्ष विधि। संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट। अब कैसे करते हैं, इसमें 3 चरण आपको याद करने हैं कि पहले आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड में बदलेगा, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में बदलेगा, फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ओलियम बना के पानी के साथ अभिक्रिया करके आपको सल्फ्यूरिक अम्ल देगा। अब ये देखिए आपकी कॉन्टैक्ट है। पहले हम क्या करते हैं कि सल्फ़र और ऑक्सीजन को, ये देखिए अभिक्रिया सल्फ़र और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जलाते हैं। यहाँ की देखिए बर्नर है। जलाने के बाद में हम इसे डस्ट रिमूवर यानी धूल कक्षा में प्रवाहित करते हैं, तो जो भी धूल के कण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, शुष्क कक्ष में, ड्रायर क्या है, शुष्क है, ऊपर से हम इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो जो भी इसमें नमी होती है वो क्या होती है, वो शुष्क हो जाती है। फिर इसमें हम आर्सेनिक प्यूरीफायर या आर्सेनिक शुद्धिकरण या में ले जाते हैं, जहाँ पर आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड FeOH के क्या होते हैं कि उत्प्रेरक रखे हुए होते हैं, जो कि आर्सेनिक की अशुद्धियों को सोख लेते हैं। इसके बाद हम इसे टेस्टिंग बॉक्स में यानी टेक्स्ट बॉक्स में ले जाते हैं, जहाँ पे ये श्योर हो जाए या यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि इसमें से जो भी अशुद्धियाँ हैं और जो भी गैसेस हैं वो सब क्या थी, जो ठोस अवस्था में थी वो सब बदल या चेंज हो गई हैं या दूर हो गई हैं। इसके बाद हम इसे कॉन्टैक्ट चैम्बर यानी संपर्क कक्ष में लेके जाते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम क्या है, संपर्क विधि है। जब आप इसे कॉन्टैक्ट उसमें लेके जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये देखिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उत्प्रेरक होता है, जो कि SO2 को, यहाँ तक आपकी क्या थी, सल्फ़र ऑक्सीजन SO2 थी, उसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में यहाँ संपर्क करके जब यहाँ टेस्ट करोगे तो यहाँ टेस्टिंग से ये हो जाए कि बाकी जो भी ठोस के रूप में जो भी आपकी अशुद्धियाँ थी वो दूर हो गई हैं। देन आप इसे लेके जाते हो संपर्क कक्ष में, वहाँ पे देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड का सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में रूपांतरण हो जाता है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसे अवशोषण कक्ष एब्जॉर्प्शन कक्ष में लेके जाओगे, जहाँ पे क्या होगा, आप सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ऊपर से डालोगे तो वो जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वो ओलियम बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको H2SO7 को आप ओलियम कहते हो। इस ओलियम का जब आप पानी के साथ तनुकरण करोगे तो आपको 97% जो होगा वो आपको 97% सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा संपर्क विधि से। इसके बाद हम बात करते हैं लेड कक्ष विधि। लेड कक्ष नाम इसका इसलिए क्योंकि इसमें 2 या 3
या 4 तक समझ लीजिए लेड के कक्ष होते हैं। वही है 3 पद, वही 3 चरण। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तन, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन, सल्फर ट्राइऑक्साइड से फिर ओलियम, ओलियम से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला है आपका पाइराइड बर्नर। पाइराइड बर्नर यहाँ पे होगा जिसमें कि आप क्या करोगे कि सल्फर और ऑक्सीजन को जला करके सल्फर ऑक्साइड प्राप्त करोगे। देखिए या तो पाइराइड को जलाइए ऑक्सीजन से या सल्फर को जलाइए, तो आपको देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब धूल कक्ष में मैंने कहा था लेके जाओगे तो जो बाहरी कण होंगे धूल के कण वो पेंदे में नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद नाइटर पॉट होता है या नाइटर कक्ष होता है यहाँ पे। उस नाइटर कक्ष में जब आप इसे लेके जाओगे तो जो भी आजकल के औद्योगिक युग में हम अमोनिया से क्या करते हैं, पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, और ये नाइट्रोजन का जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है। इतने सारे जब इसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं तो आप उनको यहाँ पे ग्लोबल टावर होता है उसमें लेके जाते हो। उस ग्लोबल टावर में देखिए कि ये सारी गैसें आपस में अभिक्रिया करके ये आपका क्या बनाती हैं, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे। इस नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ये जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है, ये कहने के लिए तो आप इसे कह सकते हैं कि 80% तक शुद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद आप इसे लेड कक्ष में लेके जाते हो। लेड कक्ष में इसलिए लेके जाते हैं कि जो लेड के होने की वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड से उसे नुकसान नहीं होता है, और जो भी गैसेस बनी हुई अशुद्धियों के रूप में अभी उपस्थित हैं वो सब भी क्या करती हैं, आपस में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेती हैं। उसके बाद क्या करते हो, आप इसे गैलुसाक टावर में लेके जाते हो। गैलुसाक टावर में भी देखिए जो अभी भी गैसें नाइट्रोजन के ऑक्साइड सिर्फ जो रह गए हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोसो हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। इसको आप क्या करते हैं, गैलुसाक टावर से ग्लोवर टावर में, ये देखिए यहाँ से ग्लोवर टावर में लेके जाओगे तो जो आपको कहने का मतलब है जो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा वो 80% तक शुद्ध होगा, क्योंकि जो यहाँ से प्राप्त करोगे वो आपका 70 ही सिर्फ प्रतिशत होगा। तो ये दोनों ऐसे आपके मेथड हैं, ये देखिए इससे आप करके ग्लोबल टावर में भेजते हो जहाँ ये सल्फ्यूरिक अम्ल में वियोजित हो जाता है। लेड कक्ष से जो आपने प्राप्त किया वो सिर्फ 65 से 70 था, ग्लोबल टावर में आप ले गए तो 80% सांद्रित हो गया। अब भौतिक गुण देखिए, शुद्ध अवस्था में होता है, रंगहीन द्रव होता है, और जैसे तेजाब आप कहते हैं ना कि हम इसे वॉशरूम को क्लीन कर रहे हैं, तेजाब ले आइए, तो गंधक का तेजाब यही होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, पीले रंग का ही होता है। देखा होगा आपने, घनत्व 1.84 ग्राम मिलीलीटर, क्वथनांक है 337, गलनांक है आपका 10 डिग्री है। अब रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए कि इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर जो होगा वो कॉपर सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में और पानी में। अब ये आपका क्या है, ये चीनी है एक तरीके से, ये आपका क्या C12 शुगर है। इसकी अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओगे तो ये आपका कार्बन निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, पानी मिल जाएगा। ये आपका अब कैल्शियम फ्लोराइड से कराओगे, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये निर्जलीकरण मतलब पानी भी निकालता है। ये ग्लूकोज में से अगर आप ये अभिक्रिया कराओगे सल्फ्यूरिक अम्ल से तो पानी मिलेगा, और ग्लूकोज से आपका क्या बने, कार्बन मिल जाएगा आपको। ऑक्सीकरण एजेंट की तरह भी देखिए यहाँ पे क्या था, कॉपर 0 की अवस्था में, इस कॉपर सल्फेट में +2 हो गया, कॉपर सल्फेट बन गया, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी, ये सारे सांद्र हैं। अवक्षेपण की क्रिया भी देख लीजिए, जब अगर आप बेरियम क्लोराइड को ये आप अपने क्या करते हैं, प्रयोग में भी करोगे लैब में कि बेरियम क्लोराइड का हम आपको लवण देंगे, अगर H2SO4 आपने डाला जली विलयन से क्रिया करके, अविलय आपको बेरियम सल्फेट का PPT जिसे कहते हैं अवक्षेप अवक्षेपित हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप जब सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हो तो जो ओलियम बनता है, इस ओलियम को हम क्या कहते हैं, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग देख लीजिए, ठीक है। उर्वरक के रूप में अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट के रूप में यह अम्ल कार्बनिक यौगिक के निर्माण के नाइट्रोसेल्युलोज उत्पादनों को भी बनाने में सहायक होता है, प्रयोगशाला का विकर्मक है। कई प्रकार के रसायन जैसे नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल आदि को भी क्या करते हैं, बनाया जाता है। अब बच्चों ये देख लो कि ये
रसायन कहते हैं, कई प्रकार के रसायन नाइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल को बनाने में हम यूज़ करते हैं। प्रयोगशाला का अभिकर्मक है, हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट भी होता है, कंसनट्रेटेड यानी तनु भी होता है, सांद्र होता है, हम दोनों को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। अब हम आते हैं अपने गृह कार्य की। सल्फर डाइऑक्साइड एक आपका क्या है, विरंजक एजेंट है। कहने का मतलब ये कैसे आपके कलर को उड़ाएगा, विरंजन कर देगा, वो आपको स्पष्ट करना है। सल्फ्यूरिक अम्ल की 2 अभिक्रियाएं बताइए, जिसमें यह निर्जलीकरण एजेंट के रूप में, अभी मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज के साथ अगर आप इसकी अभिक्रिया करा दोगे तो ये आपका निर्जलीकरण एजेंट के रूप में ये आपको मिल जाएगा कि पानी हट गया। और कार्बन, ओजोन बनाने की विधि, ओजोन की मैंने आपको 2 विधियां बता रखी थी बच्चों। एक तो आपकी क्या है, ब्रॉडी है, और एक आपकी क्या है, सीमेंस है। दोनों में अगर आप उस पर इलेक्ट्रिक आर्क यानी विद्युत विसर्जन करोगे तो आपको ओजोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और आप देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की ही आपकी संपर्क विधि और एक आपकी क्या, लेड कक्ष विधि, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी संरचना कि आप संपर्क विधि से क्यों कहते हैं, क्योंकि संपर्क एक कक्ष होता है, उसकी वजह से आप इसे क्या कहते हो, संपर्क विधि कहते हो। और दूसरा आपका क्या है, लेड कक्ष विधि। लेड कक्ष हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लेड के 3 कक्ष होते हैं, उन तीनों कक्षों की वजह से इसका नाम लेड कक्ष होता है। और लेड कक्ष का उपयोग करने से सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर उसमें से होकर वो पास होगा तो कोई भी चैम्बर को नुकसान नहीं होगा। और दोनों के जो पद हैं, जो तीनों चरण हैं, वो एकदम सेम है। सेम कहने का मतलब है कि पहले सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्जन, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन, सल्फर ट्राइऑक्साइड का आप क्या करोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से सांद्र से अभिक्रिया, ओलियम H2S2O7 बनेगा। फिर H2S2O7 से आप क्या बना लोगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा था, से आप क्या बना लोगे, अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। और ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका बनता है वो क्या होता है, 80% तक शुद्ध होता है। फिर आप इसको गैलार्ड एक आपका होता है और एक कैस्केड होता है। इन सब विधियों को अगर आप यूज़ करोगे तो 95% आपको प्योर या शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा। बच्चों, आज के व्याख्यान में मैंने आपको सल्फ़र के यौगिकों के बारे में बताया और ओज़ोन के बारे में बताया कि ओज़ोन क्या होता है, कैसे हम निर्माण करते हैं। ओज़ोन की आपको बताया कि परत होती है जो वायुमंडल से 25 किलोमीटर ऊपर होती है, जिससे कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो धरती पर नहीं आ पाती हैं। बनाने की विधियाँ, अभिक्रियाएं बताई आपको। सल्फ़र की बात करें तो हमने H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बनाने की विधियों के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे हम कीप एपरेटस यूज़ करके हम लैब में, प्रयोगशाला में हम H2S को बनाते हैं। और आपके जो समूह 2 और समूह 4 के यौगिक हैं उनका हम प्रैक्टिकल करने में यानी गुणात्मक विश्लेषण करने में हम उनका उपयोग करते हैं। SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ाया कि वो कैसे बनता है और उसकी अपनी क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में और भी ऑक्सो अम्लों के बारे में मैंने आपको बताया। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की दोनों विधियों के बारे में बताया। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले व्याख्यान में मैं आपको वर्ग 17 के बारे में पढ़ाऊंगी। ये व्याख्यान वर्ग 15 और 16 यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण होता है। नेक्स्ट में बच्चों मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।